हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूथ कंपटीशन की बुक से। और हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं विलियम शेक्सपियर के 400 से 450 क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये केवल यूपी टीजीटी के लिए नहीं, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए, MP टीजीटी पीजीटी के लिए, मींस टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स किसी भी स्टेट में होते हैं उन सब के लिए, और LT के लिए, GIC लेक्चरर के लिए, और बाकी सारे एग्ज़ाम्स जिनमें लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी यहाँ पर एक ही जगह कंपाइल किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस जहाँ कहीं भी पूछे जाते हैं, KVS, NVS, DSSB, UGC नेट, वहाँ सबसे यहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answers using codes given below the list। ऑप्शन ए 1798। यहाँ पर लिस्ट 1 में ईयर दिया गया है और लिस्ट सेकंड में इवेंट दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। तो ये देख लेंगे कि कौन से इवेंट यहाँ पर पूछे गए हैं। फर्स्ट है द ग्रेट ट्रेडिशन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, और प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। ये सारे क्रिटिसिज्म के वर्क हैं फ्रेंड्स, और ये कब कब आए थे ये हम लोगों को बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये UPPSC CDC में पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर हुआ है, कौन से ईयर में कौन सा वर्क आया है। तो फर्स्ट है 1798 जो कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन ईयर है। सेकंड है 1865, इसमें ये वर्क आया है फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है 1924, इसमें ये वर्क पब्लिश हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और नेक्स्ट है 1948 द ग्रेट ट्रेडिशन का पब्लिकेशन ईयर है। और ये सभी जो वर्क्स हैं वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स के बारे में दिया गया है कि लिरिकल बैलेट्स जो है वो आपका 23 पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1798 में। और ST कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क्स इसमें हैं। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन इन 1800 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स जो है वो 1800 में आया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी होल्ड द व्यू दैट। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी UPPSC GDC 2021 का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया है कि ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में क्या व्यू दिखाया गया है, मतलब किस बारे में है, उसकी क्या थीम है। तो ऑप्शन ए इज सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, childhood is immortal, soul lives in heaven before coming into the world, when we grow older we do not forget our experience of heaven। So answer of this question is option number C, soul lives in heaven before coming into the world। ये आंसर यहाँ पर दिया गया है और इन्होंने बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी होल्ड्स द व्यू दैट सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, कि जो सोल होती है, जो आत्मा होती है वो हेवन में रहती है, स्वर्ग में रहती है वर्ल्ड में आने से पहले। और ये जो पोएम है इनकी ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ये जो पोएम है इनकी होल्ड ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई थी। और ये एक्सप्रेस करती है कि जो नरेटर यहाँ पर कौन है, नरेटर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ही है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही सॉ द होल वर्ल्ड शाइनिंग विद हेवनली ब्यूटी एंड वंडर्स, वेयर दैट ब्यूटी हैज़ गॉन नाउ,
व्हेन ही इज़ एन एडल्ट। वो कहता है कि जब वो बच्चा था कि उसे पूरा जो संसार है वो एक हेवन के जैसा लगता था, वर्ल्ड जो है वो शाइन करता था, एक बिल्कुल स्वर्ग के जैसा लगता था, इतनी सुंदरता, इतनी ब्यूटी, इतने वंडर्स थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें, वो ब्यूटी जो है वो अब कहाँ चली गई है, जब वो एडल्ट हो गया है, जब वो बड़ा हो गया है। तो यही इसमें इसका एक मेन थीम है कि ये सोल से रिलेटेड चीज़ों को बताता है कि सोल जो है वो बहुत ही प्योर होती है, बचपन जो है वो बहुत ही प्योर होता है। और जो जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारी जो सोल है वो इम्प्योर होती चली जाती है, हम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट नेचर बी योर टीचर। लेट नेचर बी योर टीचर occurs in which of the following poems। ये लाइन किस पोएम में यहाँ पर आई है? ऑप्शन ए इज टिंटन एबी, बी इज द प्रिल्यूड, सी इज द एक्सकर्जन एंड डी इज द सॉलिटरी रीपर। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये टेबल्स टर्न्ड से आई हुई है और जो इनमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन होगा द टेबल टर्न्ड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने दिया है द लाइन लेट नेचर बी योर टीचर इज टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द टेबल्स टर्न, पब्लिश्ड इन 1798 इन द कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड। ये लिरिकल बैलेड्स के ही कलेक्शन में आई है 1798 में। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक कंसिडर्ड ए पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। तो इनमें से किन क्रिटिक्स ने, किस क्रिटिक ने पोएट को एक आदमी बोला है, एक ऐसा आदमी जो दूसरे आदमी से बात करता है, ए मैन स्पीकिंग टू मैन। वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, नेचुरल फीलिंग्स को शेयर करता है। तो ये वर्ड्सवर्थ का व्यू था पोएट के बारे में, दैट ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ही रोट दीज वर्ड्स इन द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन। उन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में, जो कि 1800 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये अपने व्यूज़ रखे थे कि पोएट जो होता है वो एक मैन होता है जो कि स्पीकिंग टू अदर मैन, वो अपने जो लैंग्वेज है, अपनी जो बात है वो दूसरे आदमी तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और वर्ड्सवर्थ जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑकर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो फ्रेज है ये किस वर्क में आया है? तो ऑप्शन ए इज Ode Intimations of Immortality, B is Michael a pastoral poem, C is The Solitary Reaper and D is Tintern Abbey। सो ये जो क्वेश्चन है टिंटर्न एबे से, ये जो फ्रेज है टिंटर्न एबे में आया हुआ है। और टिंटर्न एबे किसने लिखा है? ये वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है और इसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाइड ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13, 1798। और ये जो पोएम है ये डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, डेकासिलेबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है एंड कंप्राइजेज वर्स पैराग्राफ्स। इसमें वर्स पैराग्राफ्स आए हुए हैं एंड ओपन्स विद द स्पीकर डिक्लेरेशन दैट 5 years हैव पास्ड। और ये जो ओपन होती है ये डिक्लेरेशन से ओपन होती है, जो स्पीकर होता है वो डिक्लेयर करता है कि 5 years हैव पास्ड, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear। जो पोएट होता है, जो स्पीकर होता है, वो 5 साल बाद उसको विजिट करता है और फिर वो उसी से स्टार्ट करता है कि 5 साल जो है वो बीत चुके हैं, 5 summers और 5 winters बीत चुके हैं और मैं फिर से यहाँ हूँ। सो ऑप्शन इज टिंटर्न एबी। Next question is who suggested the following theory about poetry? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility। पोएट्री की ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द थ्योरी अबाउट पोएट्री आस्क्ड इन क्वेश्चन सजेस्टेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ही डिफाइंस पोएट्री इन हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। और ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की ये उन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में ही दी है। और ये क्वेश्चन है यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर 2021 का। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो देखिए
हु मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएट्री। वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोएट्री के बारे में ये ऑब्जर्वेशन किसने बनाया है? सो वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएट्री इज रेडिकल नॉट बिकॉज इट एम्बॉडीज रिवोल्यूशनरी थ्रू और थ्योरी or because it voices the complaints of the poor, but because of attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication. सो ऑप्शंस दिए गए हैं लुइस कैजामेन, डेविड डाइचेस, एंड्रयू सैंडर्स एंड आइफर इमान्स। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है और इसका आंसर है ब्रियान बेट इसका सही आंसर है। तो ये इनका जो व्यू है इनकी अर्ली पोएट्री के बारे में इन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज और प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगा, ये इनकी जो डेफिनेशन है किस चीज़ के लिए, प्रोज और मेट्रिकल कंपोजिशन के बारे में दी गई है। ऑप्शन ए इज नेसेसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल। सो आंसर डी इज राइट हियर। इन्होंने ये बोला है देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। इसेंशियल इज द मिसिंग मॉडिफायर इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक डिक्शन। यहाँ पर इसेंशियल आएगा, एनी इसेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ वाज द फर्स्ट पोएट हु सीरियसली चैलेंज्ड कन्वेंशनल concept of poetic diction, and in his preface to the lyrical ballads that was published in 1802, S.T. Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory. Thus the correct option is D here. फ्रेंड्स यहाँ पर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स 1802 में दिया गया है, बट प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड जो है फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोएट हैज़। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोएट जो है वो दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो पोएट होता है वो क्या अपने अंदर क्वालिटीज़ लेकर रखता है। काओटिक, इरेगुलर एंड फ्रेगमेंट्री सेंसिबिलिटी, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, रेशनल सिंपैथी, इमोशन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। इसमें बोला गया है मोर लाइवली सेंसिबिलिटी कि वो की जो सेंसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली होती है। ठीक है, और तो जो पोएट्स होते हैं वो नॉर्मल मैन से बिल्कुल इस तरीके से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लिरिकल बैलेड्स को ब्रिंग आउट करने के लिए किस पोएट ने इनका साथ दिया है। शैले, कॉलरेज, कीट्स और बायरन। सभी को पता है कि जो लिरिकल बैलेड्स है उसमें किसने कोलैबोरेट किया है, उसने सैमुअल टायलर कॉलरेज ने कोलैबोरेट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेड्स को ब्रिंग आउट करने के लिए। तो ये जो कलेक्शन है ये 23 पोएम्स का कलेक्शन है, आउट ऑफ विच 19 पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स बाय एस.टी. कॉलरेज, जिसमें 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं और 4 जो पोएम है वो एस.टी. कॉलरेज के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग पोएम वाज ए पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या था। लूसी पोएम्स, द प्रिल्यूड, द ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी और टिंटर्न एबी। फ्रेंड्स जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस वर्क है द प्रिल्यूड, उसका जो टाइटल है दूसरा ए पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड, ये जो दूसरा टाइटल है, और इनका जो ओरिजिनल टाइटल वो है द प्रिल्यूड, जो कि इनकी वाइफ ने दिया था इनकी डेथ के बाद 14 बुक्स में ये 1850 में पब्लिश कराई गई थी। तो ओरिजिनल जो ये बना था द प्रिल्यूड, जो बुक थी, जो वर्क था इनका, वो इन्होंने रिक्लूस को इंट्रोडक्शन करने के लिए बनाया था, लेकिन ये अनफिनिश्ड रह गया, ये रिक्लूस ये कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए प्रिल्यूड को अलग से इन्होंने पब्लिश कराया इनकी वाइफ ने 1850 में इनकी डेथ के बाद, 10 वीक्स लेटर आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेड्स जो है वो कब पब्लिश कराई गई थी, तो ये आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, 1798 में पब्लिश कराई गई थी लिरिकल बैलेड्स। और ये ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अभी की, ये 23 पोएम्स का कलेक्शन है, 19 पोएम्स इसमें वर्ड्सवर्थ की है और 4 पोएम्स इसमें कॉलरिज की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में देख लेते हैं कुछ चीज़ें हैं। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 4 एडिशंस ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है यहाँ पर, इसलिए इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है द फर्स्ट एडिशन इन 1798, टोटल 23 पोएम्स, 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स बाय कोलरिज। तो नेक्स्ट है द सेकेंड एडिशन इन 1800, वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पोएम्स एंड अ प्रीफेस। 1800 में दूसरा एडिशन आया था जिसमें प्रीफेस ऐड कर दिया गया था और कुछ एडिशनल पोएम्स ऐड की गई थी। थर्ड एडिशन, वर्ड्सवर्थ एडिड एन अपेंडिक्स टाइटल्ड पोएटिक डिक्शन। 1802 में एक अपेंडिक्स ऐड किया गया था जिसका टाइटल था पोएटिक डिक्शन। और फोर्थ और लास्ट एडिशन था 1805 में, जो कि इनका आया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन क्या थी? सो आंसर इज फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक नोबल लिविंग द नोबल डीड एंड द नोबल डीड। वर्ड्सवर्थ एसोसिएट्स इमेजिनेशन विद द क्रिएटिव पावर ऑफ द पोएटिक प्रिंसिपल। इमेजिनेशन उनके लिए था नोबल लिविंग, एक आदर्श जीवन, एंड द नोबल डीड, और आदर्श कार्य करना, आदर्श वर्क करना, एक अच्छे तरीके से नेचर के साथ बिल्डअप करके रहना और उसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसकी ब्यूटी को एज्यूम करना। ही सेलेक्ट्स इंसिडेंट्स फ्रॉम हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। वो एक बहुत ही रस्टिक लाइफ से जुड़े हुए इंसान थे, रस्टिक लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स को अपनी पोएम्स में लेते थे, नॉर्मल चीज़ों को अपनी पोएम्स में लेते थे। और उन्होंने क्या बोला है, ही थ्रोज ओवर them a coloring of imagination to make them appear in an unusual light. Imagination is thus a transforming power. It has the ability to change the usual and ordinary in an unusual and uncommon way. इन्होंने कहा है कि नॉर्मल सी चीज़ को, एक यूजुअल सी चीज़ को अनयूजुअल बनाने के लिए, वो उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है इमेजिनेशन को। पोएट्री इज़ अ मॉडिफाइड इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो एक नेचर से जुड़े हुए इंसान थे और नेचुरल चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उन्होंने बोला है कि पोएट्री इज़ ए मॉडिफाइड इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, कि जो पोएट्री है वो एक मॉडिफाई इमेज है मैन और नेचर की। तो उन्होंने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस। तो इन्होंने बोला है कुछ चीज़ें दी गई हैं उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अनरिलायबल नैरेटर, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी एंड ईगोइस्टिकल सबलाइम। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और ये NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2020 और जून 2021 का क्वेश्चन है। तो नेट JRF के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो कि वर्ड्सवर्थ से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है ईगोइस्टिकल सबलाइम, सेकेंड है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, थर्ड है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी एंड द लास्ट इज अनरिलायबल नैरेटर। ईगोइस्टिकल सबलाइम जो है वो किड्स के द्वारा फर्स्ट यूज़ की गई थी इन ए लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस dated 27 October 1818. He used this phrase to describe his version of Wordsworth distinctive genuine. Wordsworth के लिए इन्होंने ये फ्रेज यूज़ किया था egoistical sublime, और ये यूज़ किया गया था 27 अक्टूबर 1818 और किसके द्वारा यूज़ किया गया था? किड्स के द्वारा। सेकेंड है डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज इज यूज्ड बाय T.S. Eliot इन द एसे द मेटाफिजिकल पोएट। डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज यूज़ किया गया था T.S. इलियट के द्वारा किस ऐसे में? द मेटाफिजिकल पोएट्स में, जो कि 1921 में आया था। थर्ड है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ थिएटर जनरली एसोसिएटेड विद एंटोनिन आर्ट्रोड बिटवीन 1931 एंड 1936। थिएटर ऑफ क्रूएलिटी जो है वो 1931 और 1936 के बीच में यूज़ किया गया एक वर्ड था, फ्रेज था, जो कि किसके द्वारा यूज़ किया गया था, जिससे किससे जुड़ा हुआ था? वो थे एंटोनिन आर्ट्रोड। नेक्स्ट है अनरिलायबल नैरेटर was first coined by Y.N. C. Booth in his 1961 book Rhetoric of Fiction। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एज इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, हु ओपिन दिस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की ओपिनियन है पोएट्री के बारे में कि पोएट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ अ इमोर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन।
was opined by William Wordsworth preface to the lyrical ballads। एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, उनकी जो पोएट्री और पोएट्स को लेके जो भी व्यू थे, जो भी थॉट्स थे, वो उन्होंने कंपाइल किए थे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1802 में, ऐड किया गया था लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में, ऐड किया गया था 1800 में जो सेकंड एडिशन आया था। तो उन्होंने अपने सारे जो व्यूज़ थे पोएट्री को लेकर और पोएट को लेकर, वो सब उन्होंने वहीं पर दिए थे। और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट प्रेजेंट हिज व्यूज़ ऑन नेचर एंड फंक्शंस ऑफ पोएट्री। ये देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया कि उनका जो पोएट्री को लेकर और नेचर को लेकर जो उनके व्यूज़ थे वो उन्होंने कहाँ पर प्रेजेंट किए थे। तो उन्होंने प्रेजेंट किए थे, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट हिज व्यू ऑन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ पोएट्री फर्स्ट इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन टू द लिरिकल बैलेड्स 1798। इट इज़ ए लैंडमार्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक लैंडमार्क था। 1798 में इन्होंने जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश किया था, उसी में जब इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। तो उसी में इन्होंने अपने जो व्यूज़ थे वो दिए थे पोएट्री और नेचर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Wordsworth states the central aim of the poem in the lyrical ballads to the choose incidents and situations from life। जो अपना उनका जो एक मेन एम था अपनी पोएट्री में, लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने बताया था उनकी जो पोएम्स थी वो किन इंसिडेंट्स से रिलेटेड थी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है उनकी जो चीज़ें थी वो सब कॉमन मैन से रिलेटेड थी। वर्ड्सवर्थ रोट हिज इंट्रोडक्शन एज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई द पोएम्स इन लिरिकल बैलेड्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम पॉपुलर पोएट्री दैट हैड कम बिफोर। इन लिरिकल बैलेड्स एम ऑफ द प्रीफेस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट which Wordsworth proposed to propagate through the poems were to select incidents एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। उनके जो इंसिडेंट्स थे वो कॉमन मैन से, कॉमन लाइफ से रिलेटेड रहते थे मोस्टली। Next question is, in a 1798 edition of the lyrical ballads did not contain which of the following। 1798 का जो एडिशन था इनमें से कौन सी चीज़ें उसमें ऐड नहीं थी। तो 19 poems of William Wordsworth ऐड थी, आर्किक स्पेलिंग एंड टर्म्स ऐड था, द इडियट बॉय ऐड था, नेम ऑफ द आइदर पोएट इसमें ऐड नहीं था। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड इन 1798 इज ऑफन कंसिडर्ड द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड। Next question is, what is the name of a river mentioned in the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey। तो यहाँ पर किस पोएम टिंटर्न एबे की जो पोएम है उसमें किस रिवर के बारे में बात की गई है, और ये यूपीपीएससी जीआईसी का क्वेश्चन है 2021 का। तो यहाँ पर वाई रिवर के बारे में बात की गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ कंटेन द अबव मेंशन्ड लाइन्स। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइन्स ली गई हैं सॉलिटरी रीपर से। यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉलिटरी रीपर, जो कि एक लिरिक पोएम थी और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरोथी स्टेइंग एट द विलेज ऑफ स्ट्रेथायर इन द पैरिश ऑफ बाल्टक्विंडर इन स्कॉटलैंड। जब वो स्कॉटलैंड के टूर पर थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। वर्ड्सवर्थ के करियर का लेटर फेज में जो वर्क लिखा गया था वो कौन सा था? द बॉर्डर्स, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक एंड द थॉर्न। सो पीजीटी 2021 का ही क्वेश्चन है। द बॉर्डर्स इज द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। इट इज़ ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। ये 5 एक्ट्स में एक ट्रेजेडी है। इट इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क्स। ये वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट मेजर वर्क था। In the course of its composition, he moved toward his later blank verse style। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और ये वन एंड ओनली ड्रामा था इनका। इन्होंने बाकी पोएम्स लिखी थी और ड्रामा उनका एक ही था जो कि वर्स ड्रामा था। द बॉर्डर्स वर्स ट्रेजेडी थी। In which of the following poems does the poet express whatever the theme song could have no ending। यूपीपीजीटी का ही क्वेश्चन है। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइंस भी सॉलिटरी रीपर से ही ली गई हैं। दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ऑल ट्रिटोन।
प्रोटियस और ऑल ट्रिटोन का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पोएम में मिलता है? सो ऑप्शन सी इज़ राइट हियर, ये मिलता है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में। पीजीटी 2021 का ही क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उनका, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इन दिस पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ए सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक सोनेट था। और ये प्रोटियस और ऑल ट्रिटोन एंशिएंट ग्रीक गॉड्स हैं जो कि सी से रिलेटेड हैं। द ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोइजिडन बट प्रोटियस इज़ ए प्रॉफिट ऑफ द सी एंड ट्रिटोन हिज सन। प्रोटियस जो थे वो सी के प्रॉफिट थे और ट्रिटोन उनके बेटे थे, इसलिए इन दोनों के बारे में इन्होंने अपने जो वर्क है उनका जो सोनेट है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इनको यूज़ किया है। Wordsworth's first poem, An Evening Walk, shows the influence of poets Rosset, Rouser and Dalib on him. किन पोएट्स का जो इन्फ्लुएंस है जो वर्ड्सवर्थ पर दिखाई देता है यहाँ पर एन इवनिंग वॉक में, जो उनकी फर्स्ट पोएम थी। सो फ्रेंच पोएट्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स रॉसेट, राउसर एंड डेलिब ऑन हिम। ये तीनों ही पोएट जो थे वो फ्रेंच पोएट थे और उनकी फर्स्ट पोएम पब्लिश हुई थी 1793 में। Next question is, about whom did Arnold write in his poem Memorial Verse? He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. उन्होंने अर्नोल्ड ने ये वर्स किसके मेमोरियल वर्स में ये लाइन किसके लिए लिखी थी? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ही लिखी थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। According to Wordsworth, poet is a man speaking to a man, it is true, endowed with more lively, more and tenderness. तो ऑप्शंस यहाँ पर ब्लैंक दिए गए हैं। ब्लैंक में यहाँ पर क्या क्या आएगा ये कंप्लीट फ्रेज ही हम पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। पोएट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ए मैन इट इज़ ट्रू एंडोव्ड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, मोर एंथ्यूजियाज्म एंड टेंडरनेस। सो आंसर बी इज़ राइट हियर। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbness flow the above mentioned lines appears in. ये लाइन कहाँ से ली गई है? यूपीटीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। द गिवन लाइन विल नो वन टेल मी numbness flow has been taken from the famous poem The Solitary Reaper. It has been composed by romantic poet William Wordsworth. It was published in 1807. सो फ्रेंड्स यहाँ से यूपीटीजीटी 2021 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। तो यूपीटीजीटी 2021 के क्वेश्चंस जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बाकी कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।